जो पॉलीफेज सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा कि मोर देन वन आपके क्या होंगे, फेजेज होंगे। सिंगल फेज सिस्टम है जैसे एक ही फेज होता है, वैसे जो थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर कितने फेज होंगे वो भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन मल्टीपल फेज या पॉलीफेज में मोर देन अगर वन फेज है, अगर दो फेज है तो टू फेज सिस्टम हो जाएगा, फोर फेज है तो फोर फेज सिस्टम हो जाएगा, फाइव है तो फाइव फेज सिस्टम। इस तरीके से मल्टीफेज या आपका पॉलीफेज सिस्टम चल सकता है। अब थ्री फेज सिस्टम की अगर बात करें तो थ्री फेज सिस्टम में क्या होंगे, थ्री फेजेज होंगे। थ्री फेजेज होने का मतलब क्या, थ्री वाइंडिंग्स होगी बेसिकली। ये मैं बोल सकता हूँ कि थ्री उसके अंदर क्या गया, वाइंडिंग्स होगी। और वो जो वाइंडिंग है उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि तीनों की तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होती है, 120 डिग्री पे अलाइंड होती है। 120 मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये वाइंडिंग अगर मेरी यहाँ पे रखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है, तो दूसरी वाइंडिंग होगी इट विल प्लेस्ड एट द 120 डिग्री डिस्टेंस के ऊपर। और तीसरी जो वाइंडिंग होगी वो 120 डिग्री डिस्टेंस पे, यानी इनके सब के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जब इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है, अगर वो इस तरीके का अरेंजमेंट जिसके अंदर तीन वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है या रखी हुई हैं, तो इनके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि तीन वाइंडिंग है, तीन अलग अलग वोल्टेज जनरेट होंगे। और इस जो वोल्टेज है इसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्री फेज वोल्टेज जनरेशन या थ्री फेज सिस्टम। यानी ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तीन वाइंडिंग हो और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस पे रखी हुई हो, तो उसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा उस टाइप के अल्टरनेटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेशन होगा दैट इज थ्री फेज वोल्टेज, या ऐसे सिस्टम को अपन थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। अब अगर दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे अगर रखी हुई है, दो वाइंडिंग अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखी हुई है, तो ऐसे जो वाइंडिंग की वजह से जो फेज सिस्टम बनता है उसको अपन बोलते हैं टू फेज सिस्टम। नॉर्मली टू फेज सिस्टम अपन यूज नहीं करते हैं, तो उसका एक रीज़न बताऊंगा मैं क्यों अपन टू फेज सिस्टम को यूज नहीं करते। सिंगल फेज सिस्टम होता है उसी को अपन टू फेज में कन्वर्जन कर लेते हैं, और टू फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम में जो चीज़ें वो सिंगल फेज सिस्टम में प्रेजेंट क्यों नहीं होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ी है कि सिंगल फेज सिस्टम है वो बेसिकली क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम है वो क्या होता है, और टू फेज सिस्टम आपका क्या होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि जितने फेज का कोई सिस्टम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ वाइंडिंग भी उतनी होगी। सिंगल फेज होगा तो उसके अंदर ओनली एक वाइंडिंग होगी, थ्री फेज सिस्टम होगा उसके अंदर थ्री वाइंडिंग होगी, और दैट विल प्लेस्ड एट द 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड ईच अदर। और जो टू फेज वाइंडिंग है, टू फेज सिस्टम है उसके अंदर दो वाइंडिंग होगी और दैट विल प्लेस्ड एट द 90 डिग्री वन अनदर। तो ये अपन बोल सकते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसका अपन थोड़ा डायग्राम देखते हैं कि थ्री फेज सिस्टम में और सिंगल फेज सिस्टम के अंदर क्या वोल्टेज का जनरेशन किस तरीके से होता है। अभी आवाज मेरी प्रॉपर्ली आ रही है? यस नो, मेरे को एक बार आंसर दे दो आप। यस सर। ओके। यस सर। तो अब जो थ्री फेज सिंगल फेज सिस्टम है, इस सिंगल फेज सिस्टम में क्या है कि मैंने जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर मैंने वोल्टेज कंसीडर किया है और इधर मैंने टाइम कंसीडर किया है। यानी अगर मान लो मेरे को सिंगल फेज सिस्टम है जिसके कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो वो जो वोल्टेज जनरेट होगा दैट विल बी सिंगल फेज इन द नेचर। तो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके से वोल्टेज, अगर अपने साइनोसॉइडल वोल्टेज की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका वोल्टेज जनरेट होगा, जिसका जीरो से वो स्टार्ट होगा, 180 डिग्री पे वो वापस जीरो होगा, और 90 डिग्री पे उसका मैक्सिमम होगा, 90 के बाद 180 डिग्री अगेन जीरो होगा, देन 270 डिग्री पे ये माइनस में नेगेटिव होगा, मतलब माइनस में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस में आएगी, या नेगेटिव जो आपका नेगेटिव पैटर्न है उसके अंदर मैक्सिमम जाएगी, और देन ये 360 पे अगेन जीरो हो जाएगी, फिर आगे अगेन मूव करती जाएगी, और इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव आपकी फर्दर बनती रहेगी। तो ये तो होता है सिंगल फेज सिस्टम का। अब क्या होता है कि जब हम थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं तो थ्री फेज सिस्टम में क्या है कि तीन वाइंडिंग है, तो तीनों की तीनों वाइंडिंग क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखी हुई है, फिजिकली डिस्प्लेसमेंट पे रखी हुई है। जैसे अगर मान लो कि तीन आपके पास में ऑब्जेक्ट है, वो तीनों ऑब्जेक्ट क्या है कि एक दूसरे से 120 डिग्री पे, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बी है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट सी है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो तीनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल कितना हो गया, सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो उसी तरीके से ये जो वाइंडिंग्स है इनका जो वाइंडिंग का जो वाउंड करते हैं अपन, तो वो भी क्या होता है आपका थ्री फेज सिस्टम में तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन है और ये सब चीज़ें, ये अपन जब अगले ईयर में 304 जो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन है जिसको मैं ही लेता हूँ अभी भी, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि थ्री फेज सिस्टम में 120 डिग्री पे डिस्प्लेस ऐसे कैसे होती है, वो डिटेल में अपन देखेंगे। पर लेकिन अभी तक यही आपको समझना है
कि एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। जब इसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा, तो इसके अंदर अगर मान लो ये वोल्टेज अगर 0 डिग्री पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो ये जो वोल्टेज होगा ये 120 डिग्री पे होगा, क्योंकि 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखा हुआ है। और इसी तरीके से ये जो वोल्टेज जनरेट होगा दैट विल बी एट द 240 डिग्री, 240 डिग्री या माइनस 120 डिग्री, क्योंकि इस एंगल को अपन ने अगर पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये एंगल क्या होगा आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस 120 डिग्री और 240 डिग्री और माइनस 120 डिग्री एक ही चीज़ है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर अपन थ्री फेज के पावर की बात करें कि कैसे इसका जनरेशन होगा, तो मेरे पास में 3 फेज हैं, जिसके अंदर नॉर्मली अपन सिंगल फेज के लिए अपन क्या करते हैं, एक फेज लेते हैं और सेकंड इज न्यूट्रल, जो अपन ने ट्रांसफार्मर के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके अंदर भी देखा है। लेकिन इन द केस ऑफ थ्री फेज वी हैव टू टेक 3 डिफरेंट फेजेस। तो उसमें एक फेज होता है दैट इज आर रेड, और ये आपका वाई दैट इज येलो, और ये होता है बी दैट इज ब्लू। ठीक है। और अगर आपके अगर ग्राउंड सरफेस है तो उसको अपन ब्लैक से भी कंसिडर कर लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट होता है तो। लेकिन ये रेड, येलो और ब्लू ये आपके क्या होते हैं, आर वाई बी, ये 3 फेज होते हैं आपके थ्री फेज के अंदर। तो अगर मान लो कि मैं इस फेज को आर मान लेता हूँ, 0 डिग्री पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसके फेज को मैं, यानी जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज आर फेज का वोल्टेज, इसको मैं वाई फेज का वोल्टेज मान लेता हूँ, और इसको मैं अगर बी फेज का वोल्टेज मान लेता हूँ। तो अगर इसकी जो वेव शेप आती है, उस वेव शेप को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मेरी वेव शेप आएगी। तो आर फेज का देखो क्या है, आर फेज मेरा यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर ये सेम वो का वही पैटर्न फॉलो करेगा जो कि सिंगल फेज वोल्टेज आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब साइनोसॉइडल वोल्टेज वही होगा। 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पे ये जीरो होगा, 270 डिग्री पे ये क्या होगा माइनस में नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और अगेन 360 पे ये जीरो हो जाएगा। ये तो ये आर फेज की बात। जब हम वाई फेज की बात करते हैं तो अपने को पता है कि वाई फेज जो आर फेज है उससे 120 डिग्री आगे है। इसका मतलब जब 0 डिग्री का जीरो, यानी आर फेज का जो जहाँ पे 0 वोल्टेज होगा, तो उसके 120 डिग्री बाद में जो वाई फेज है उसका क्या आएगा, 0 वोल्टेज मिलेगा। यानी अगर मेरा ये 0 डिग्री है यहाँ पे, ये मेरा 90 डिग्री है, इसका मतलब 120 डिग्री कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री है आपका। तो 120 डिग्री इन बिटवीन 90 डिग्री और 180 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ये 120 डिग्री, ये आपका 150 डिग्री। तो इससे जब हम प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बात है, ये वाई फेज है, इस वाई फेज का वोल्टेज क्या है, यहाँ पे 0 है। क्योंकि ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 120 डिग्री ये जो वाइंडिंग है इससे आगे है। तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पे आर फेज के 0 डिग्री पे या आर फेज में जो वोल्टेज जिस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है उसके 120 डिग्री के बाद में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो वाई फेज के अंदर होगा। तो वाई फेज के अंदर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे आर फेज 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये फिर मैक्सिमम पे गया, फिर 0 पे गया, फिर नेगेटिव पे गया, फिर वापस 0 पे गया। उसी तरीके से जो वाई फेज है, वाई फेज क्या होगा कि आर फेज से 120 डिग्री बाद में, तो ये कितना डिस्टेंस है मेरा, दिस इज 120 डिग्री डिस्टेंस। इसके बाद में क्या होगा कि वाई वाई फेज का क्या होगा, वोल्टेज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये मैक्सिमम जाएगा, देन ये आपका वापस 0 होगा, देन मैक्सिमम जाएगा नेगेटिव में, और देन फिर बाद में 0 चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर फेज है उसके 120 डिग्री के बाद में उसका 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा, 0 जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, और फिर आपका 0 चला जाएगा। तो ये इसका रीजन होता है। फिर अपन बी फेज की बात करते हैं, ब्लू वाले फेज की बात करते हैं, अपने को पता है कि आर फेज से तो 120 डिग्री, आर फेज से तो 240 डिग्री आगे है। अभी अभी देख लेते हैं इधर, अगर मेरा ये आर फेज है, दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। अगर ये मेरा है तो जो वाई फेज है वो आर फेज से 120 डिग्री आगे है, लेकिन जो बी फेज है वो आपका आर फेज से 240 डिग्री आगे है। तो अगर आर फेज को रेफरेंस मानो तो जो 240 डिग्री है तो 180 डिग्री यहाँ पे था, तो 240 डिग्री कहाँ पे होगा, क्योंकि 270 आपका यहाँ पे है, तो 240 डिग्री इससे पहले। तो ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 240 डिग्री, अगर आर फेज को आप रेफरेंस लेके चलते हो। कोई बोले कि नहीं सर मेरे को तो आर फेज से नहीं, मेरे को तो वाई फेज से ही रेफरेंस लेना है। तो वाई फेज से अगर रेफरेंस लेना चाहते हो तो वाई फेज से क्या हो रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 120 डिग्री। आर बी फेज का, ये आर फेज है आपका, दिस इज वाई, दिस इज बी फेज।
तो वाई फेज से जो बी फेज का डिफरेंस है दैट इज 120 डिग्री। तो ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, इससे 120 डिग्री बाद में, मतलब 120 डिग्री मतलब क्या है, ये 120 डिग्री से स्टार्ट होगा, 120 में 120 ऐड कर देंगे तो 240, तो ये कितना हो जाएगा आपका 240, यहाँ पे 240 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 240 से स्टार्ट होगा ये, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, देन जीरो होगा, देन नेगेटिव पे जाएगा, फिर आपका वापस जीरो होगा, देन पॉजिटिव जाएगा। इस तरीके से वेव शेप आपकी चलती रहेगी। तो ओवरऑल जो मैंने बताया है दोनों डायग्राम के अंदर, तो मैंने ये बताया है कि जो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, थ्री फेज सिस्टम के अंदर तीन वाइंडिंग होगी, जिसमें तीन वाइंडिंग के अंदर तीन अलग अलग वोल्टेजेस जनरेट होंगे इन द केस ऑफ अल्टरनेटर। आर फेज अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वाई फेज उसके 120 डिग्री बाद से स्टार्ट होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 120 डिग्री। और वाई बी फेज है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 120 डिग्री अगर आप वाई फेज का रेफरेंस लेके चल रहे हो, और अगर आप आर फेज का रेफरेंस ले रहे हो तो ये आपका 240 डिग्री से आपका स्टार्ट होगा। तो जैसे कि सिंगल फेज में क्या, जीरो से स्टार्ट हुआ और ये एक ही वेव शेप बन गई, लेकिन थ्री फेज सिस्टम में थ्री अलग अलग वेव शेप्स आपकी बनती है, और उनका जो वेव शेप है वो कुछ इस तरीके से बनता है। सिंपल बनाना है, इसको कोई भी ध्यान रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनेगा। आप क्या करो, एक वेव शेप है जो कि आप आर फेज की बना दो, और उसको नोमेनक्लेचर कर दो। मैं 0 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, 120 डिग्री यहाँ पे है, 180 डिग्री है, उसके 120 डिग्री बाद में आप वाई फेज को स्टार्ट कर दो, और उसके 120 डिग्री बाद में 270 को स्टार्ट कर दो। अब आपके ये डाउट हो रहा है कि जब जब सर 120 डिग्री से अगर ये स्टार्ट वाई फेज हो ही रहा है तो फिर ये पीछे वाली वेव शेप क्यों आ रही है? इसका ये रीजन है क्योंकि अपन ने क्या है कि ये वेब शेप ऐसा तो है नहीं है कि यहीं से स्टार्ट हुई है, ये तो एक इनफाइनाइट प्रोसेस है। यानी ये जो वेब शेप है ये चली है, ये यहाँ से चलती 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 है तो इनफाइनाइट तक जाएगी ये तो, और इधर से भी ये इनफाइनाइट से आ रही होगी, ये इनफाइनाइट। तो अपन ने क्या है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया है उसका, जो वेब शेप जो आपके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में चल रही थी, उसका एक पोर्शन ले लिया। उस पोर्शन को अगर आप देखोगे तो उसमें आर फेज कुछ इस तरीके से होगा, वाई फेज कुछ इस तरीके से, और बी फेज कुछ इस तरीके से होगा। इसीलिए आर फेज के साथ साथ वाई फेज और बी फेज को भी हमने बैक साइड में दिखाया। बैक साइड में इसलिए दिखाया क्योंकि हमने कोई उसका एक पोर्शन काम में लिया है जस्ट एनालिसिस करने के लिए। तो ये इसका एक रीजन है। लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करो, इसको कंप्लीट कर दिया, देन यहाँ से स्टार्ट किया और ये आगे चलेगा, देन इसके 240 डिग्री से स्टार्ट हुआ, और जो पीछे वाला पोर्शन अपने को साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनानी है तो उसी तरीके से वेवफॉर्म आपकी बन जाएगी। तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड द थ्री फेज सिस्टम। अब अब अपन देखते हैं कि जब सिंगल फेज सिस्टम आपके पास में अवेलेबल है, सिस्टम में अगर सिंगल फेज अवेलेबल है तो थ्री फेज सिस्टम पे अपन क्यों जा रहे हैं? उसका एक रीजन अपने को पता भाई, अगर कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे मान लो कि आपके पास में कोई एक्स एक्स चीज़ है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, या मोबाइल आपके पास अवेलेबल है, तो मोबाइल अगर अवेलेबल है तो दूसरा मोबाइल आने की ज़रूरत क्या है? दूसरा मोबाइल अपन तब लेके आते हैं जब अपना पहले वाला मोबाइल है कुछ फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हो। जैसे मान लो कि उसमें कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं कर रही है, तब अपन कोई दूसरा मोबाइल लाने की, या घर पे कोई भी अप्लायंस हो सकता है। तो थ्री फेज सिस्टम का भी यही है कि अगर सिंगल फेज सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, या जो कुछ इंडस्ट्री जो वर्क होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी सिंगल फेज सिस्टम के जो सिंगल फेज सिस्टम में फुलफिल नहीं कर पा रहा होगा, तो अपन थ्री फेज सिस्टम पे आते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 10 से 11 पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्री फेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम से बेटर क्यों है। पहली चीज़ तो अपन बात करते हैं नॉर्मली कि नॉर्मल अपने अप्लायंसेज के ऊपर, जैसे घर में अपन जैसे भी जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो वाटर पंप होता है, पानी के लिए मोटर होती है, उसको देख सकते हो, आपके फैन होता है उसको देख सकते हो, कूलर को देख सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपको कोई अप्लायंस जो मिक्सी हो सकती है उसको देख सकते हो। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये क्या होती हैं कि ये एप्लीकेशंस लो पावर कंजप्शन डिवाइसेज होती हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं होती है। तो ऐसी लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस के लिए सिंगल फेज सफिशिएंट है, क्योंकि अपने घर में जो अप्लायंस जितनी भी मोटर्स हैं बहुत ही स्मॉल मोटर्स होती हैं, और उनका पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, और अपने कोई लार्ज स्केल पे कोई काम करना नहीं पड़ता है। जैसे पानी की मोटर, अगर पानी आपको टंकी के अंदर भरना है तो आप कितनी देर चलाओगे? आधे घंटे चला दोगे, 1 घंटे चला दोगे, 2 घंटे चला दोगे। अगर 3 घंटे पानी है तो 3 घंटे कंटिन्यूसली चल गई। मिक्सी है, कोई आपको जूस बनाना है, कितनी देर बनाओगे आप? 15 मिनट बनाओगे, 10 मिनट बना लोगे, ठीक है। कूलर है, कूलर कितनी देर चल जाएगा आपके? 24 घंटे चल जाएगा, 12 घंटे चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी डिवाइस ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर अपने को पावर कंजप्शन बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए सिंगल फेज पावर सफिशिएंट है। लेकिन
जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक पेपर मिल है, उस पेपर मिल के अंदर आपको दिन के मान लो कि सपोज करो कि 20 लाख पेपर है वो आपको निकालने हैं, तो 20 लाख पेपर आधे घंटे में तो बनेंगे नहीं, उनकी प्रिंटिंग भी होगा, उनका और भी प्रोसेस होगा भाई, पेपर भी पहले सीट भी तैयार होगी, फिर उन पर प्रिंटिंग भी होगी, फिर उनको फोल्डिंग भी होगी, फिर उनकी पैकिंग भी होगी, तो ये पूरा पूरा काम कोई इंसान तो करता नहीं है, सारी सारी मशीनें ही करती हैं। तो जब बल्क पावर की बात आती है तो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं तो उनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो मोर देन 12 आवर होता है, मतलब कभी 12 घंटे काम हो रहा है, कभी आपको एक सुना होगा जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए शिफ्ट के अंदर वर्क होता है, 8 घंटे एक जो लेबर क्लास होगी वो वर्क करेगी, 8 घंटे दूसरी लेबर क्लास, मतलब वो इंडस्ट्री 24 घंटे कभी बंद नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे मान लो कि कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, जैसे आप आईओसीएल की बात करो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अपन आईओसीएल के प्लांट्स भी आपने देखे होंगे, पेट्रोल पंप होते हैं तो आईओसीएल के इंडियन ऑयल के नाम से, तो वहाँ पे भी जैसे कोई क्रूड ऑयल निकल रहा है, क्रूड ऑयल से अपन पेट्रोल बना रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डीजल सेपरेट कर रहे हैं, केरोसिन सेपरेट कर रहे हैं, गैसोलीन सेपरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो वर्क होती है। तो अगर इसी मशीन्स के ऊपर बात करें, इंडस्ट्रियल वर्क हो गया या कोई पावर प्लांट हो गया या कोई ऐसा बल्क इंडस्ट्री जहाँ पे कोई बल्क वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे जो सिंगल फेज पावर है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि सिंगल फेज पावर है वो ओनली जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है या जिनमें पावर कंजप्शन की रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ तक तो सफिशिएंट है, क्योंकि वो इतनी पावर प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब आप लार्ज स्केल की बात करो या लार्ज पावर की बात करो तो वहाँ सिंगल फेज सिस्टम आपका फेल हो जाता है। तो सिंगल फेज सिस्टम जब फेल हो जाता है तो फिर अपन थ्री फेज सिस्टम पे आते हैं। अब थ्री फेज सिस्टम ऐसी क्या एडवांटेज हैं या क्या उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि वो सिंगल फेज सिस्टम से ओवरकम करता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन पॉइंट करते हैं कि जैसे मान लो कि अपन दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो आपको जब अपन कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि थ्री फेज सिस्टम अपना बेस्ट क्यों है या थ्री फेज सिस्टम को अपन क्यों यूटिलाइजेशन में लेते हैं। तो अगर मान लो कि मेरे को सेम पावर, अगर मान लो मेरी पावर की जो डिमांड है वो सेम है, सपोज करो अगर मान लो कि मेरे को कोटा से लेके और या मान लो कि राजस्थान से लेके मेरे को मान लो कि पंजाब को पावर को ट्रांसफ़र करना है और पावर की जो रिक्वायरमेंट है पंजाब में वो सेम है, जैसे मान लिया मैंने कि 100 मेगावाट पावर की मेरे को पंजाब में रिक्वायरमेंट है और राजस्थान उसको सप्लाई कर रहा है, तो मैं एक तो क्या करता हूँ कि जो सिंगल फेज सिस्टम है उससे मैं पावर को भेजता हूँ और एक में थ्री फेज सिस्टम से पावर को भेजता हूँ। डिस्टेंस सपोज करो कि यहाँ से मान लो 500 किलोमीटर मान लो, आप जस्ट अज्यूम कर रहे हैं अपन एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल आपकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है लेकिन आप 500 किलोमीटर मान लो, तो डिस्टेंस दोनों सिस्टम के लिए सेम है, पावर भी दोनों के लिए सेम है। तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर भी कुछ कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि करंट तो आपकी वोल्टेज या करंट का जो ट्रांसफर है वो तो कंडक्टर के थ्रू ही होगा या लाइन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही होगा, इस तरीके से इसका भी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हुआ। जब हम दोनों को कंपेरिजन करते हैं, अगर आप सिंगल फेज सिस्टम से सेम डिस्टेंस पे सेम पावर को ट्रांसफर कर रहे हो, थ्री फेज पावर को सेम डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर रहे हो, तो जब एनालिसिस किया गया दोनों सिस्टम को तो पता चला कि जो थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर कंडक्टर्स की जो मटेरियल है, मतलब कंडक्टर है उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम होने मतलब कंडक्टर का जो मटेरियल अगर आप कॉपर की डिजाइन कर रहे हो तो वो भी कम होगा, और अगर कंडक्टर मटेरियल अगर कम लग रहा है तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी सेव हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेम डिस्टेंस के लिए अगर सेम पावर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर आपको कंडक्टर मटेरियल कम चाहिए होगा, और कम चाहिए होगा तो आपकी कॉस्ट सेव होगी। और हर एक इंसान या हर एक इंडस्ट्री या हर एक इंसान का यही एक मोटिव होता है कि जितनी हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उतना हमें करना चाहिए। तो एक बेनिफिट यही हो गया कि सिंगल फेज सिस्टम को अपन पावर ट्रांसफर के लिए अपन क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम में कॉस्ट आपकी सेव हो रही है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मशीन की साइज़ की बात करें, अगर मशीन की साइज़ बात करें, अगर मान लो कि सिंगल फेज सिस्टम है उससे अगर आपको मान लो कि 100 मेगावाट पावर आपको जनरेट करनी है, 100 मेगावाट पावर आपको जनरेट करनी है, उस चीज़ के थ्री फेज सिस्टम है उससे भी आपको सेम पावर 100 मेगावाट ही आपको प्रोड्यूस करनी है। तो थ्री फेज सिस्टम का जो पूरा साइज होगा, मशीनों की साइज होगी या आपके ट्रांसमिशन लाइंस की होगी या पूरा जितना भी प्लांट जो डिजाइन होगा उसकी साइज है वो सिंगल फेज सिस्टम के कंपैरिजन में आपकी कम होती है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका आउटपुट आपका सेम हो, रेटिंग आपकी सेम होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका सपोज करो कि घर पे अगर सिंगल फेज सिस्टम है आपका, उसके लिए आपको 10 मेगावाट की मान लो कि कोई 10 मेगावाट के सप्लाई पावर सप्लाई करने के लिए आपको कोई एक मोटर चाहिए, उस मोटर की अगर साइज अगर मान लो ये है,
तो अगर थ्री फेज सिस्टम लोगे तो उसकी जो मोटर की साइज होगी वो उससे भी कम होगी। और ऑब्वियसली अगर साइज रिड्यूस हो रही है मतलब उसका जो उस पर्टिकुलर मोटर को या अल्टरनेटर को बनाने के लिए जो आपको मेटेरियल रिक्वायरमेंट होगा वो भी कम होगा। तो मेटेरियल अगर रिक्वायरमेंट कम होगा तो यहाँ पे भी आपकी क्या हो रही है, कॉस्ट आपकी सेव हो रही है। यानी अगर आप सेम आउटपुट रेटिंग के लिए सिंगल फेज सिस्टम को डिजाइन करते हो और उसी सेम रेटिंग के लिए अगर थ्री फेज सिस्टम को डिजाइन करते हो तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर आपकी जो मेटेरियल रिक्वायरमेंट है या साइज है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दो चीज। तीसरी चीज है कि अगर आप किसी सिंगल फेज सिस्टम से पावर को आप ट्रांसफर करते हो और उसी तरीके से थ्री फेज सिस्टम से सोर्स एंड से, सोर्स का मतलब जहां से वोल्टेज अपने को मिल रहा है और लोड का मतलब जहां पे अपने को पावर की रिक्वायरमेंट है। सोर्स का मतलब जहां से पावर मिल रही है, लोड जहां पे अपने को पावर देनी है। तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन से भाई ये आपका सोर्स एंड है, सपोज करो ये आपका लोड एंड है, तो यहाँ पे आपकी करंट जाएगी तो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो पावर ड्रॉप भी, वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। वोल्टेज ड्रॉप थ्री फेज सिस्टम में आपका वोल्टेज ड्रॉप कम मिलता है कंपेरेटिवली सिंगल फेज सिस्टम के। तो अपन भी यही चाहते हैं कि सोर्स वोल्टेज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना लोड वोल्टेज पे पहुंचना चाहिए। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको क्लास के अंदर भी दे रखा है कि नाइट के टाइम में अपने को जो इंटेंसिटी किसी भी CFL की या ट्यूबलाइट की उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा फील क्यों होती है, क्योंकि सोर्स एंड जितना भी वोल्टेज होता है ट्रांसफॉर्मर एंड का वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज आपके घर के ऊपर पहुंचता है। तब मैंने आपको पूछा भी था कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन आपका 100% होना चाहिए। तो कुछ लोगों का आंसर आया था कि वोल्टेज रेगुलेशन 100% होना चाहिए। दैट इज रॉन्ग, वोल्टेज रेगुलेशन 0% आपका होना चाहिए। तो आप रिकॉल कर पा रहे हो जो मैंने चीज़ बताई होगी आपको। फिर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जब थ्री फेज सिस्टम आप की बात करते हो तो एक्चुअली ये पोर्शन जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो इंडक्शन मशीन है, नेक्स्ट ईयर अपन इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे उसके अंदर अपने को पता चलेगा कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो अभी के तक पॉइंट तक अपन ये समझ सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि एक ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि रोटेटिंग नेचर का हो, कि वो कंटिन्यूसली आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे जनरेट होता है, क्यों होता है, इसकी अपन एग्जाम जब क्लास आएगी नेक्स्ट ईयर तब अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो थ्री फेज सिस्टम्स हैं या थ्री फेज मोटर हैं या थ्री फेज जनरेटर है, उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल हो जाता है। उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल हो जाता है। साइज मैंने बता ही दिया आपको, स्मॉल हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी साइज स्मॉल हो गई है, कंस्ट्रक्शन आपका अगर सिंपल हो गया है, तो उसका जो ऑपरेशन प्रोसेस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली और स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। मतलब इस तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कि अपने को बहुत कुछ उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या ऐसा जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है और साइज भी उसकी बहुत ही कम है। ठीक है। दूसरी चीज ये होगा, आपका फोर्थ पॉइंट हो गया कि ये आपका एडवांटेज है थ्री फेज सिस्टम से। तो फिर आता है कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है कि आपका मोर पावर को ट्रांसफर कर सकता है। ऑब्वियसली सही है, क्योंकि देखो सिंगल फेज सिस्टम में क्या होगा कि ओनली एक ही वायर होगा आपका। सिंगल फेज सिस्टम में अपने फेज और न्यूट्रल है, अपने घर में देखा होगा कि एक आपका फेज है, सेकंड आपका न्यूट्रल है। मतलब ये तो आपका रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली पावर तो आपकी एक ही फेज से जा रही है, मतलब एक ही फेज से आपकी सोर्स एंड से लोड एंड। लेकिन थ्री फेज के अंदर आपके तीन वायर काम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से पावर अगर एक वन टाइम जा रही है तो यहाँ पे थ्री टाइम जाएगी, क्योंकि तीन वायर है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर आप ज़्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ गए तो आपके मोर पावर को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा जो एफिशिएंसी होती है, मतलब अगर आप ट्रांसफर थ्री फेज पावर के एसोसिएटेड डिजीज जो डिवाइसेस, सॉरी डिजीज का डिवाइसेज है, लाइक अगर जैसे मान लो कि उसके पास में आपने कुछ भी, जैसे आप पावर सिस्टम के अंदर आता है कैपेसिटर बैंक हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए सेंट रिएक्टर अपन यूज करते हैं, सीरीज रिएक्टर से अगर यूज करते हैं तो ये है, या इंसुलेटर्स वगैरह हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब उसके साथ जो ऑपरेटिंग डिवाइसेज हैं या जो अप्लाइंसेज हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू सिंगल फेज ऑपरेटिंग मशीन के। मतलब अगर आप कोई अप्लाइंस है जो सिंगल फेज मशीन के साथ ऑपरेट कर रहे हो और वही अगर आप ऑपरेट कर रहे हो थ्री फेज सिस्टम के लिए, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी एक एडवांटेज होता है। थ्री फेज सिस्टम है वो लेस कॉस्टली होती है और मोर एफिशिएंट होती है कंपेरेटिव टू सिंगल फेज सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप नंबर ऑफ फेजेज अगर आप इंक्रीज कर दोगे, अगर आप नंबर ऑफ फेजेज इंक्रीज कर दोगे, जो आउटपुट रेटिंग है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सिंगल फेज सिस्टम में तो हमें पता है कि ओनली एक ही फेज रहेगा,
लेकिन थ्री फेज सिस्टम में अपने को पता है कि थ्री फेजेज हैं, तो आउटपुट रेटिंग अपन बढ़ा सकते हैं। यानी कोई एक प्लांट है, सपोज करो, उस प्लांट के अंदर आपको अगर रेटिंग बढ़ानी है तो अपन ने क्या कर दिया है कि मल्टीपल नंबर ऑफ फेजेज अपन ने यूज कर लिया। तो इस तरीके से अपन आउटपुट रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि एक ही प्लांट है, सपोज करो एक ही आपका प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर आपका एक सिंगल फेज सिस्टम ऑलरेडी वर्क कर रहा है। मान लो कि वो सिंगल फेज सिस्टम सपोज करो आपको 5 किलोवाट की पावर दे रहा है। अब मान लो कि आपको जरूरत पड़ी कि 10 किलोवाट की पावर चाहिए, तो आपने क्या किया, एक सिंगल फेज सिस्टम और लगा दिया, तो यहाँ पे पावर कितनी होगी आपकी 5 किलोवाट यहाँ से मिल गई, तो टोटल 10 किलोवाट मिल गई। इसी को अपन कंपेरिजन करते हैं एक थ्री फेज सिस्टम से। एक थ्री फेज सिस्टम है सपोज करो आपके पास में, उसकी जो पावर कैपेबिलिटी है सपोज करो कि वो है 10 किलोवाट, मतलब 10 किलोवाट या 30 किलोवाट अपन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 30 किलोवाट आपकी पावर रिक्वायरमेंट। अब आप सेकंड अगर कोई थ्री फेज सिस्टम लगाओगे, तो क्योंकि अगर 3 किलोवाट अगर है तो इसका मतलब इंडिविजुअल फेज से कितना आ रहा होगा आपका 3 किलोवाट, इससे भी 3 किलोवाट, इससे भी 3 किलोवाट, इससे भी 3 किलोवाट। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे देखो जस्ट डबल हुआ है ये 5 किलोवाट से 10 किलोवाट, क्योंकि दो फेजेज आ गए। यहाँ पे एक फेज 10 किलोवाट दे रहे हैं, तो इंडिविजुअल ये कितने दे रहे हैं आपके 30 किलोवाट। अब 3 फेज और लगाऊंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोवाट। इसका मतलब यहाँ से भी 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10 आ जाएगा। यानी अगर मैं सिंगल फेज सिस्टम में अगर एक और सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ और थ्री फेज सिस्टम में अगर एक और इंस्टॉल करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा पावर आउटपुट रेटिंग मिलेगी इन द थ्री फेज सिस्टम कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम में, क्योंकि सिंगल फेज सिस्टम में ओनली एक ही फेज है, लेकिन थ्री फेज सिस्टम में आपके थ्री फेजेज प्रेजेंट हैं। उसके बाद में अब देखो एक चीज ये है कि देखो सिंगल फेज सिस्टम है ना, उसको यूज करते हुए तो अपन क्या कर सकते हैं, थ्री फेज सिस्टम को बना सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल फेज में क्या है कि एक सिंगल फेज सिस्टम है, अगर उसके तीन तीन अलग अलग सिंगल फेज ले लिए और उनको मैंने मर्ज कर दिया, तो मेरा थ्री फेज सिस्टम बन जाएगा। तो ए सिंगल फेज सप्लाई कैन बी ऑब्टेन फ्री थ्री फेज सप्लाई। जैसे मान लो कि ये आपका कोई थ्री फेज सिस्टम है जिसमें ये आपका आर फेज है, दिस इज वाई फेज, दिस इज बी फेज, और ये आपका क्या है न्यूट्रल। अब अगर आपका कोई थ्री फेज सिस्टम है, वो थ्री फेज सिस्टम से मान ला आपको सिंगल फेज सिस्टम चाहिए, तो सिंगल फेज सिस्टम में इजीली लिख सकते हो, एक फेज ले लिया और न्यूट्रल ले लिया, एक फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, तो सिंगल फेज मिल गया। लेकिन आप थ्री फेज सिस्टम है उसको सिंगल फेज सिस्टम ऑपरेट नहीं करवा सकते। अगर कोई थ्री फेज की मशीन है, सपोज करो थ्री फेज की मशीन है, उसको सिंगल फेज सिस्टम पे तो ऑपरेट करवा ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका तो काम ही है कि वो तीन फेजेज होंगे, तो तीन वोल्टेज अलग अलग चाहिए। लेकिन तो अगर सिंगल फेज की कोई सप्लाई, सिंगल फेज की कोई मोटर है या कोई डिवाइस है या कोई अप्लाइंस है, तो वो थ्री फेज पे इजीली वर्क कर सकती है, क्योंकि आपने एक सिंगल फेज अलग से ले लिया। क्योंकि अपने घरों के बारे में जितने भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सारे के सारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आती है दैट इज सिंगल फेज सप्लाई। यानी अपने घर का जो लोड है सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क कर रहा है, तो अपन ने क्या है थ्री फेज से एक सिंगल फेज ले लिया। लेकिन अगर आपके पास में लोड थ्री फेज है लेकिन आपके पास सप्लाई अगर सिंगल फेज है, तो वो लोड आपका कभी वर्क नहीं करेगा। यानी आप अपने घर की जो मोटर है ना, उसको आप जो अपने अगर घर में अगर खेत में के अंदर कोई बोरिंग कर रखी है, कोई ट्यूबवेल बना रखा है, तो वहाँ पे उसको पानी के लिए आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस जो मोटर है उसको आप अपने घर में काम में ले सकते हो। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से अगर थ्री फेज सिस्टम है उसको इजीली हम सिंगल फेज सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्री फेज सिस्टम में सिंगल फेज सिस्टम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि दो जो वाइंडिंग है उनको आप यूज ही मत करो, तो आपका सिंगल फेज सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल फेज सिस्टम को आप थ्री फेज सिस्टम बनाओगे तो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम के अंदर आपको तीन अलग अलग वाइंडिंग्स चाहिए होती है। तो ये कुछ कंपेरिजन हैं, 10 से 11 कंपेरिजन है, जिसके अंदर आपको समझ में आया होगा कि हर एक कंपेरिजन के अंदर जो थ्री फेज सिस्टम है दैट इज मोर एडवांटेजियस कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो ये जो कंपैरिजन है, और भी बहुत सारे कंपैरिजन, लेकिन मोटे मोटे मैंने कुछ कंपैरिजन आपको बताए हैं कि थ्री फेज सिस्टम आपका सिंगल फेज सिस्टम का के कंपैरिजन में क्यों आपका एडवांटेज है, एडवांटेजियस है, और उसको अपन यूज क्यों करते हैं। तो अब आप ये बोलोगे कि सर थ्री फेज सिस्टम जब आपका बहुत ज़्यादा सुपीरियर है सिंगल फेज सिस्टम से, तो फिर आप थ्री फेज सिस्टम यूज क्यों नहीं लेते, तो सिंगल फेज सिस्टम की जरूरत ही क्या है, तो उसको फेंक दो। जब Nokia 1100 है, अगर मल्टीमीडिया की तरह काम नहीं कर सकते तो Nokia 11 तो फेंक दो ना, तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन Nokia 1100 का भी एक अपना एक वजूद रहा है किसी ज़माने में। तो अपन सिंगल फेज सिस्टम को थ्री फेज सिस्टम की जगह अपन यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप थ्री फेज सिस्टम, अब आपका घर है उसके अंदर एक मिक्सी है आपकी, सपोज करो आपको पता है कि उसके अंदर 5 मिनट के अंदर कोई जूस मेरे को तैयार करना है, तो कि उसके अंदर क्या थ्री फेज मोटर लगाओगे आप,
थ्री फेज मोटर का मतलब क्या है कि आप बहुत सारी बड़ी मोटर लेके आओगे, बहुत बड़ी, उसके अंदर 3 तो सप्लाई दोगे, घर का जो कनेक्शन होगा दैट विल बी थ्री फेज सिस्टम होगा, और आप उसको करोगे, और उसका जो बड़ी सी उसकी जो स्टिक होगी जो घूमने के लिए होती है, मतलब ग्राइंड करने के लिए, तो वो भी बहुत सारी मोटी होगी। तो कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन वो दिमाग की बात नहीं है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे मान लो कि कोई चीज़ जहाँ पे अगर कोई काम तलवार का हो रहा है तो वहाँ पे सुई का क्या काम है, और जहाँ पे सुई का काम हो रहा है वहाँ पे तलवार का क्या काम है। तो जो काम अगर सिंगल फेज मोटर से अगर हो रहा है तो वहाँ पे थ्री फेज मोटर की रिक्वायरमेंट अपन करें ही क्यों। तो वही चीज़ है कि थ्री फेज सिस्टम के अपने एक एडवांटेज हैं, ऑब्वियसली सिंगल फेज सिस्टम से थ्री फेज सिस्टम के एडवांटेज ज़्यादा हैं, लेकिन सिंगल फेज सिस्टम की भी कहीं ना कहीं नीड होती है। आपकी जो पावर कंजम्पशन अगर बहुत लो है, डोमेस्टिक अप्लायंस है, उनके अंदर पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो वहाँ पे अपन थ्री फेज सिस्टम को यूज करना दिमाग की बात नहीं है, या अगर यूज भी करते हो तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी पावर की रिक्वायरमेंट होगी या पावर कंजप्शन होगा। तो वो अपन जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर आएगी उसके अंदर बात करेंगे, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, उनके बारे में डिटेल के अंदर। अभी तक अपने को यही समझना है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे थ्री फेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं जहाँ पे सिंगल फेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। थ्री फेज सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेज हैं, सिंगल फेज सिस्टम के अपने एडवांटेज हैं। तो जहाँ पे थ्री फेज सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जहाँ पे बल्क पावर की रिक्वायरमेंट है, पावर प्लांट है या बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए अपन थ्री फेज सिस्टम यूज लेते हैं। और सिंगल फेज सिस्टम अपन नॉर्मली डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए, या जहाँ की पावर कंजप्शन या पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, वहाँ पे अपन सिंगल फेज सिस्टम को काम में लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये आपके एडवांटेज हैं सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम के। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन ने सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अपन स्टडी की, थ्री फेज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, मल्टी फेज सिस्टम क्या होता है और एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके अलावा इस डायग्राम से मैंने समझाया कि सिंगल फेज पावर कैसे जनरेट होती है, या उसका जो वेव फॉर्म होता है वोल्टेज का वो कैसे होता है। थ्री फेज पावर है उसका या वोल्टेजेस का आपका वेव फॉर्म डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद में एडवांटेजेस क्या है थ्री फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम से, वो अपन ने कवर किए हैं।